नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल से जितने सारे VVI करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम करंट अफेयर सिर्फ आज 8 अप्रैल है तो 8 अप्रैल का नहीं, उसमें 2021 का रहता है, 2022 जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि विविध करंट अफेयर रहता है। तो आप सीधे से देखिएगा, आज का प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो चलिए आप सीधे से देखिए, हाल ही में किस राज्य में घोषणा किया गया कि 9वीं कक्षा से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाया जाएगा। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ में पढ़ाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, श्रीमद् भागवत कथा क्यों पढ़ाया जाएगा? जैसे कि देखिए, आजकल का बच्चा का है जो नैतिक ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान होता है, उसे मालूम ही नहीं है। बच्चा पढ़कर किताबी ज्ञान लेकर नौकरी ले लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि अपने माता के साथ कैसे व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसे ये मालूम नहीं रहता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को अनिवार्य किया गया है। क्या चीज़? 9वीं कक्षा के बाद। तो आप बोलिएगा कि क्या यह हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है लागू करने वाला? तो नहीं, हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है। इससे पहले एक गुजरात राज्य जो कि छठी क्लास से ही शुरू कर दिया श्रीमद् भागवत कथा को। यानी आपसे पूछ दे कि हाल ही में श्रीमद् भागवत कथा को स्टार्ट करने वाला भारत का दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश, पहला राज्य गुजरात है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में होगा? तो देखिए, 9वीं कक्षा से क्या श्रीमद् भागवत कथा चालू किया गया है, तो यहाँ 9वीं महिला आइस हॉकी कहाँ में होगा? तो यह भी होगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में होगा? तो हिमाचल प्रदेश में होगा। आगे देखिए, 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि देखिए, आपको 3 बात याद रखना है कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, पहला जिला किन्नौर, पहला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार। यानी कि इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? तो किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। कौन देश के हैं? इंग्लैंड के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जेम्स एंडरसन का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। वह कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। यानी इतना आपको बात याद रखना है। हाल ही में देखिए, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये कौन दिया है? अपना देश भारत। कौन? अपना देश भारत। यानी हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? तो कौन? भारत ने। आगे देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष उन्नी कृष्ण नैयर हैं। कौन है? उन्नी कृष्ण नैयर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो उन्नी कृष्ण नैयर। उन्नी कृष्ण नैयर। देखिए, अध्यक्ष आपको याद रखना है। अध्यक्ष कहीं ना कहीं एक अध्यक्ष आपको परीक्षा में पूछेगा, इसलिए आपको याद रखना है। जैसे देखिए, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल, फिर JNU की पहली महिला कुलपति तो श्री शांति धुल्लीपुरी, फिर आपसे बोलेगा दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो करना मलेश्वरी। यानी ये इतना आपको बात याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह नाबार्ड से है। किससे है? नाबार्ड से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि
जीवा कार्यक्रम का संबंध किस संगठन से है? तो नाबार्ड से है। एक देखिए, युविका 2022 का संबंध किस संगठन से है? तो युविका 2022 का संबंध इसरो से है। किससे से है? इसरो से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जीवा कार्यक्रम का संबंध नाबार्ड से, युविका कार्यक्रम का संबंध इसरो से। आगे देखिए, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर यानी कि विश्व का सबसे सुंदर इमारत कहाँ में है? तो यूएई में है। कहाँ में है? यूएई में है। देखिए, यूएई से एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछेगा आपको, तो हम यूएई के बारे में आपको हम एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। जैसे अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क द्वारा ईओयू के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है पाकिस्तान द्वारा। कोप मिशन का संबंध किससे है? तो यूएई से है। क्या बोलता है, वर्ल्ड कप कहाँ में हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में यूएई में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उप विजेता न्यूजीलैंड था। इतना बात आपको याद रखना है। और देखिए, जो भी हम 4-5 प्रश्न आपके बीच लाए हैं, जो सब आपको देख कर ही लग रहा है कि कितना व्यूज आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और हमारे वीडियो पर पहला बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। एक ना एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। यानी कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है? तो ये भी रेलवे से है। फिर आपसे कह देगा कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो ये भी रेलवे आरपीएफ से है। यानी आपसे देखिए, इतना आपको याद रखना है। आपसे पूछ देगा कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध तो रेलवे से है, लेकिन इससे क्या होगा? तो ऑपरेशन उपलब्ध के तहत निगरानी इसका रखा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कि आप टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और आपको टिकट नहीं मिल रहा है, आप कोई 5 मिनट में लेकर चलाया है, तो ऐसे दलाल से बचने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चालू किया गया है। क्या किया गया है? ऑपरेशन उपलब्ध। यानी ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध क्या चीज़ से हो गया? रेलवे से हो गया। आगे का है ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट का भी संबंध रेलवे से है, लेकिन ऑपरेशन आहट क्या है? अगर बच्चों का तस्करी होता है, मतलब कि बेचने से अगर उसको थोड़ा सा भी पता चलता है तो रेलवे द्वारा पकड़ा जाएगा। यानी कि ऑपरेशन आहट हो गया। आगे देखिए, ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत का संबंध रेलवे से है, आरपीएफ से है। तो ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। ऑपरेशन अमानत में क्या होगा? आप कहीं अगर ट्रेन से जा रहे हैं और आपका अगर सामान कहीं छूट गया तो वह रेलवे द्वारा आपको पहुंचाया जाएगा फ़ोन करके। तो आप समझ गए। यानी 3 को आपको याद रखना है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध रेलवे से है, ऑपरेशन आहट का संबंध रेलवे से है, ऑपरेशन अमानत का संबंध रेलवे आरपीएफ से है। अब देखिए, एक कवच है, ये हर दिन आपको हम बताते हैं। तो कवच क्या है? कवच का संबंध भी रेलवे से है। अगर एक पटरी पर 2 ट्रेन आपस में आ जाए तो अपने आप उसकी धीमी गति हो जाएगा। तो वह कौन सा मिशन चलाया गया है? तो कवच मिशन चलाया गया है। अब देखिए, जब कवच पढ़ते हैं तो हम लोग कवच 2 पढ़ते हैं कि कवच 2 का संबंध किससे है? तो कवच 2 का संबंध महाराष्ट्र के सेना और भारतीय सेना से है। यानी कि महाराष्ट्र के सेना और भारतीय सेना दोनों मिलकर आप आपस में क्या करेंगे? ट्रेनिंग करेंगे। उससे क्या? माओवादियों को रोकेंगे। यानी देखिए, जो भी हम आपके बीच रखे हैं ऑपरेशन, मतलब कि क्या है, मतलब कि जैसे ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध रेलवे से है, कवच का संबंध रेलवे से है, कवच 2 का संबंध महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच है। तो देखिए, ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन कवच का संबंध 2 ट्रेन आपस में आ जाए तब। अब देखिए, कवच 2 का संबंध महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सेना और भारतीय सेना, महाराष्ट्र सेना और भारतीय सेना से संबंधित है। भारतीय सेना आपस में क्या करेंगे? तो परेड करेंगे। अब देखिए, ऑपरेशन परिवर्तन, ये हम आपको बताए हैं बहुत बार कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन परिवर्तन। तो ऑपरेशन परिवर्तन में क्या होगा? तो ऑपरेशन परिवर्तन में गांजा के खेती को समाप्त करने के लिए चालू किया गया है। यानी आपसे पूछ दे कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था क्या चीज़? गांजे की खेती को समाप्त करने से। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो दीप्ति शर्मा का संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। हाँ, और देखिए, हम हर दिन भुला जाते हैं बोलने के लिए। आज आपको बोल दे रहे हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का विविध लाते हैं
और हम टेलीग्राम रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम हर दिन 1 बजे टेस्ट होता है करंट अफेयर, जिसमें बहुत ही वीवीआई रहता है। यानी कि 25 आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा 20 और 25-20 वहाँ मार लीजिएगा। यानी कि एक दिन में आप 40 करंट अफेयर विविध करंट अफेयर जब दीजिएगा तो आपको करंट अफेयर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोलते हैं कि आप मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस सीधा से पढ़िए और करंट अफेयर के लिए आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर जो करंट आपका अगर परीक्षा में पूछेगा तो हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि पूछेगा तो आपको अगर 5 पूछा तो 5 बनेगा, 8 पूछा तो 8 बनेगा। यानी आप टेलीग्राम पर 1 बजे डेली जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अब देखिए एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न आ गया। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 6.4%। कितना लगाया गया है? 6.4%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 6.4%। अब देखिए पीएम शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ में खोला गया है? तो आसनसोल में। कहाँ में? आसनसोल। आसनसोल कहाँ में है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आपसे पूछ दिया जाए कि पीएम शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ में खोला गया है? तो आसनसोल में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि बाल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बाल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। देखिए एक बजट आ गया तो एक अखबार है। बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? असम बन गया है। यानी देखिए जितना भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं सब वीवीआई है। तो आप सीधा से देखिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कौन ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो एलन मस्क। कौन शामिल हुए हैं? एलन मस्क। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि ट्विटर में निर्देशक मंडल में कौन शामिल हुए हैं? तो एलन मस्क। और कितना % के साझेदारी में? यानी 9% के। अब देखिए ये तो हम बार बार बताते हैं कि ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अब देखिए भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? केरल में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया। अब देखिए नव भारत साक्षरता अभियान 2000 कितना से कितना तक? तो 2022 से 2027 तक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नव भारत साक्षरता अभियान कब से कब तक? तो 2022 से 2027 तक। अब देखिए भारत का अगला विदेश सचिव कौन होंगे? तो VM क्वात्रा। कौन होंगे? VM क्वात्रा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि S-400 मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये रूस से है। किस देश से है? रूस से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि S-400 का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। आगे देखिए ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र इतना महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है कि परीक्षा में हर जगह पूछे जा रहा है। यानी आपको याद रखना है। तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? तो नवाबों की नगरी। और नवाबों की नगरी कहाँ है? लखनऊ है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया। अच्छा अब एक बोल देगा आपको कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र तो लखनऊ में खोला गया है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का संबंध किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और रूस है। यानी देखिए हम आपके बीच जितना लाए हैं उतना ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किस चीज़ का हुआ है? तो किसका हुआ है? चावल और चीनी का। किसका? चावल और चीनी का। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात क्या चीज़ का हुआ है? तो चावल और चीनी का। आगे का प्रश्न है उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ में?
जम्मू कश्मीर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया है, तो कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए आगे का प्रश्न है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त किसे बनाया गया है, तो कला रामचंद्रन। किसे बनाया गया है, कला रामचंद्रन। अब देखिए गुरुग्राम के बारे में भी हम बहुत बार आपको बताए हैं कि पहला अनाज का एटीएम गुरुग्राम में बनाया गया है। और देखिए है भारत का पहला हेली टैक्सी है कहाँ में खोला गया है, गुरुग्राम में। विश्व शांति क्षेत्र केंद्र कहाँ में, गुरुग्राम में। भारत का पहला अनाज एटीएम में कहाँ में खोला गया है, गुरुग्राम में। यानी कि गुरुग्राम से आपको इतना बात याद रखना है, क्या क्या, भारत का पहला हेली हैब टैक्सी, विश्व शांति केंद्र, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ में खोला गया है, गुरुग्राम में। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 27.2% करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा सरकार, कर्नाटक सरकार ने। कौन सा सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने। कुछ दिन पहले ही हम बताए थे कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को 3% भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने का निर्णय लिया है। और कर्नाटक सरकार ने कितना कर दिया है, 24, लगभग पहले 24 था, अब 24 से 27.25 करने का निर्णय कौन सा राज्य लिया है, तो कर्नाटक राज्य। अब देखिए कर्नाटक राज्य से कुछ फैक्ट देखते हैं। बिनाई समस्या योजना का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक से। यानी कर्नाटक से बिनाई समस्या का संबंध हम बता दिए हैं, पहले पढ़ा दिए हैं। अब देखिए महिला डायरेक्ट का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी कर्नाटक से है। कहाँ से है, कर्नाटक से है। अब देखिए राज्य ऊर्जा दक्षतांक सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये भी कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। यानी इतना बात आपको याद रखना कर्नाटक से कि बिनाई समस्या का संबंध कर्नाटक राज्य से है। महिला डायरेक्ट कार्यक्रम का संबंध कर्नाटक राज्य से है। और एक है क्या, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत में प्रथम राज्य कौन है, कर्नाटक है। अब देखिए वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो इक्वाडोर बन गया है। कौन बन गया है, इक्वाडोर बन गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो पहला देश बन गया है इक्वाडोर। कौन बन गया है, इक्वाडोर बन गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि अग्निपथ योजना का संबंध किससे है, तो अग्निपथ का संबंध, योजना का संबंध सेना से है। अब देखिए अग्निपथ योजना क्यों चलाया गया है, क्योंकि देखिए हमारे भारतीय सेना में 1.25 यानी कि 1,25,000 पद अभी खाली है। कितना खाली है, 1,25,000 पद अभी सेना में खाली है। तो उसके लिए एक क्या, अग्निपथ योजना चलाया गया है, जिसके तहत बहाल लिया जाएगा। और बहाल में क्या, जब बहाल में लिया जाएगा उसको 3 साल के लिए बहाल किया जाएगा। कितने साल के लिए, बहुत पहले यानी कि 2-3 साल पहले खबर आया था कि 3 साल के लिए बहाल करेगी आर्मी में, तो ये वह बात सही था। तो वही योजना का नाम बदल के रख दिया क्या, अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना का संबंध क्या चीज़ से है, तो सेना से है। और कितने साल के लिए बहाल किया जाएगा, तो 3 साल के लिए। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि अग्निपथ योजना का संबंध तो सेना से है, सेना में कितने साल के लिए बहाल किया जाएगा, तो 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब देखिए आगे क्या है, बाफ्टा अवार्ड 2022 लीडिंग अवार्ड विजेता कौन है, तो विल स्मिथ। कौन है, विल स्मिथ। किस फिल्म के लिए, द पावर ऑफ डॉग। किसको, द पावर ऑफ डॉग। अब देखिए ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, यानी कि कौन सा शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो वैक्स। किसको, वैक्स, यानी कि VAX। और वैक्स का मतलब होता है क्या, काउ। क्या होता है, काउ। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द को बनाया गया है, तो वैक्स को बनाया गया। किसको बनाया गया है, वैक्स। और वैक्स का मतलब होता है क्या, काउ। अब देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा काबल उथपी ऐप लॉन्च किया गया है, तो कौन सा राज्य द्वारा, तमिलनाडु राज्य द्वारा। कौन सा, तमिलनाडु राज्य द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा काबल उथपी ऐप लॉन्च किया गया है, तो कौन सा, तमिलनाडु राज्य द्वारा। आगे देखिए नाल मूलधवान योजना का संबंध किससे है, तो ये भी तमिलनाडु से है। किससे है, तमिलनाडु से। अब देखिए हम कई बार बताए हैं कि डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में बना है,
तो डुगोक संरक्षण केंद्र बना कहाँ, तमिलनाडु में। लेकिन आपसे पूछ दे कि क्या चीज़, डुगोक संरक्षण केंद्र जान गए हैं कि तमिलनाडु में है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ में है, तो बिहार की राजधानी पटना में है। कहाँ में, बिहार की राजधानी पटना में। अब आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला अनाज केंद्र कहाँ में खोला गया, मतलब कि केंद्र संगठन कहाँ में खोला गया, अनाज केंद्र का संगठन, तो वह तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, तंजावुर तमिलनाडु में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में, तो तमिलनाडु में। कहाँ में, तमिलनाडु में। और आपसे पूछ दिया गया कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, तो तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये भी तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ में, तमिलनाडु में। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। जैसे देखिए T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को मिला है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब देखिए T×2 मतलब कि पुरस्कार मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, तो क्यों मिला है, क्योंकि वहाँ एक साल में दुगना बाघ की संख्या हो गया। कितना हो गया है, दुगना बाघ की संख्या हो गया, इसलिए मिला है T×2 पुरस्कार। किसको मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसको मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब देखिए एक है उनगलील उर्बिन आत्मकथा किसकी है, तो उलगलीन उर्बिन आत्मकथा किसका है, M.K. स्टालिन। किसका है, M.K. स्टालिन। और M.K. स्टालिन वर्तमान में कौन है, तो M.K. स्टालिन वर्तमान में कौन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। कौन है, यानी आपसे पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो M.K. स्टालिन। और पूछे तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो R.N. रवि। देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री VVI नहीं रहता, इम्पोर्टेंट नहीं रहता, इसलिए हम आपको नहीं बताते हैं। जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है वही हम आपके बीच लाते हैं। आपको प्रश्न देख कर लगता होगा कि क्या आपके लिए आपका भाई लाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, और आगे का प्रश्न सभी अति महत्वपूर्ण है, तो आप सीधे से देखिए। निमामिन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन है, तो कार्लसन अल्कराज। कौन है, कार्लसन अल्कराज सबसे युवा है। कौन है, सबसे युवा, मात्र 18 वर्ष के हैं। कितना वर्ष के हैं, 18 वर्ष के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नियामिन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन है, कार्लेंस अल्कराज, और वे कितने साल के हैं, तो मात्र 18 के। और महिला में कौन जीते हैं, तो इगा स्वीटेम। कौन जीते हैं, इगा स्वीटेम। अब देखिए 2-4 बुक हम किताब के नाम लाए हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे हम कुछ किताब का नाम पहले भी बता चुके हैं, तो 2-3 आज फिर लाए हैं। तो आप सीधा से देखिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है, तो राम सेवक। फिर है संविधान संस्कृति राष्ट्र पुस्तक के लेखक कलराज मिश्र है। कौन है, कलराज मिश्र। तो आपका इतना फर्ज बनता है कि कलराज मिश्र वर्तमान में कौन से राज्य के राज्यपाल हैं। यानी कि देखिए संविधान संस्कृति राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है, कलराज मिश्र। और आपको बताना है कि कलराज मिश्र किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल है। अब देखिए लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाल सलाम पुस्तक के लेखक स्मृति ईरानी। कौन है, यानी आपसे पूछ दिया जाए कि लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्मृति ईरानी। कौन है, स्मृति ईरानी। यानी लाल सलाम पुस्तक के लेखक स्मृति ईरानी। और एक पुस्तक है संविधान संस्कृति राष्ट्र के कलराज मिश्र। और ये फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हम बहुत बार आपको बताए हैं कि फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी है। कौन है, किरण बेदी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी। अब देखिए द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक नवदीप सिंह गिल है। कौन है, नवदीप सिंह गिल। यानी देखिए हम 2-4 बुक आपके भी जो लाए हैं सभी महत्वपूर्ण है, तो एक बार बुक का रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ। द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक राम सेवक, संविधान संस्कृति राष्ट्र पुस्तक के लेखक कलराज मिश्र, लाल सलाम पुस्तक के लेखक स्मृति ईरानी, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी, द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज पुस्तक के लेखक कौन है, तो नवदीप सिंह सिंगल।
फिर आपसे बताए थे मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक पूनम दलाल दहिया, एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक रमेश पोखरिया। एक पुस्तक आपको और बताए थे आई एम नॉट मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, पुस्तक के लेखक सोनू सूद और मीना अय्यर। एक पुस्तक और था गांधी के हत्यारे द मेकिंग इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। यानी इतना किताब आपको याद रखना है। तो देखिए हम आपके बीच जितना भी लाते हैं सब VVI लाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो हम लास्ट में बोलना चाहते हैं कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।